ये अप्लॉज आपके लिए है, क्योंकि अगर आप यहाँ हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक फेमिनिस्ट हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द केस लॉज। हमारा पहला केस है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999। ये कहानी कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है। गीता हरिहरन एक फेमस राइटर जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और एक माँ है, बैंक जाती है अपने बच्चे के लिए गवर्नमेंट रिलीफ बॉन्ड्स खरीदने। वो फॉर्म में अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन के हिसाब से सिग्नेचर करती है, लेकिन बैंक वाला उनको रोक देता है। वो बोलता है कि आपका सिग्नेचर तो वैलिड ही नहीं है। वो हैरान हो जाती है, पूछती है क्यों, अपने बच्चे के लिए मेरा सिग्नेचर वैलिड क्यों नहीं है। तो बैंक वाला उनको बताता है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत सेक्शन 6A में ये दिया गया है दैट अ फादर इज़ द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज चाइल्ड एंड आफ्टर हिम द मदर। मतलब आप सोचिए कि जो माँ पिता से पहले 9 महीने बच्चे को अपने पेट में पालती है, उसका ख्याल रखती है, उसके लिए डिसीजंस लेती है, वही माँ बच्चे के पैदा होने के बाद लीगली उसके लिए कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती जब तक उसका पति यानी कि उस बच्चे का पिता मर ना जाए, until and unless he passes away as per the law। गीता हरिहरन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, तो उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया लॉ पे कि इस एक्ट में ये जो आफ्टर का टैग दिया गया है दैट आफ्टर फादर, ये मदर्स को एक सेकेंड हैंड गार्जियन बना देता है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, समझी और एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि आफ्टर का मतलब इस लॉ में सिर्फ फादर के डेथ के बाद नहीं है, उसका मतलब है फादर के एब्सेंस में, और फादर के एब्सेंस से सिर्फ डेथ या उनका गायब हो जाना नहीं है। उसका मतलब ये भी है कि अगर फादर अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, अगर फादर दूर रहता है, अगर फादर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता या कोई भी और रीज़न हो, तो भी माँ को पूरा हक है अपने बच्चे के लिए डिसीजंस लेने का। तो बेसिकली कोर्ट ने ना ही उस लॉ को इनवैलिडेट किया, पर साथ ही साथ विमेन को भी, माँओं को भी 50% इक्वल राइट दिला दिया अपने बच्चे से रिलेटेड फाइनेंशियल और दूसरे डिसीजंस लेने के लिए। इस केस ने हमारे भारत की माँओं को उनका हक और लीगल पहचान दिलाया। हमारा दूसरा केस है चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको लगता होगा कि बॉलीवुड एक बहुत ही ओपन माइंडेड स्पेस है, यहाँ पे तो जेंडर इनइक्वालिटी हो ही नहीं सकती। बट क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में 60 इयर्स तक एक साइलेंट रूल था कि लड़कियां हेयर ड्रेसर्स तो बन सकती है पर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकती। मतलब हाई पेइंग मेकअप आर्टिस्ट का रोल सिर्फ लड़कों के लिए रिजर्व था, और ये कोई अनरिटन ट्रेडिशन नहीं था, इसको ऑफिशियली एनफोर्स करता था सिने कॉस्ट्यूम मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन। इसी सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई चारू खुराना। चारू खुराना एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वो इस एसोसिएशन के पास अपने मेंबरशिप कार्ड के लिए गई, लेकिन एसोसिएशन ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? सिर्फ एक रीज़न कि वो एक औरत है। कार्ड ना मिलने की वजह से चारू खुराना को बहुत सारे बड़े सेट्स पे काम ही नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस यूनियन के बायलॉज ओपनली डिस्क्रिमिनेटरी है और उन्हें अपने रोज़गार कमाने के अधिकार से वंचित करते हैं। यूनियन ने ऑन द अदर हैंड कहा कि यूनियन एक प्राइवेट बॉडी है और उनके पास राइट है अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के, जिसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यूनियन, प्राइवेट बॉडी सब सही है, पर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है, जिसका मतलब है कि औरतों को भी मर्दों जैसा इक्वल राइट मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए काम करने का। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 भी बोला, जो कि राइट टू लाइफ है। उन्होंने कहा राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, मतलब इज्जत से अपना रोज़गार कमाने का अधिकार, जो कि चारू खुराना को पूरा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये यूनियन के बायलॉज को स्ट्राइक डाउन किया और चारू को उसका हक दिलाया। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल विन नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी विन था बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इसने लड़कियों का सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बनने का ही रास्ता नहीं खोला, बल्कि दूसरे टेक्निकल एंड क्रिएटिव जॉब्स के लिए भी रास्ता खोल दिया। आज लड़कियां डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और बहुत कुछ बन रही है, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट चारू खुराना को जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। इसका नाम है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। चारू की तरह बबीता ने भी एक लंबी 17 साल की लीगल बैटल लड़ी, पर अपने लिए नहीं, औरतों के हक के लिए। इंडियन आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स को एक टेम्पररी गेस्ट की तरह यूज़ किया जाता था। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकती थी, 12-14 साल तक आर्मी में सर्व कर सकती थी, पर फिर एक दिन अचानक से उन्हें बोल दिया जाता था कि बस अब आपका टाइम खत्म। यहाँ उनके मेल काउंटर पार्ट्स के पास परमानेंट कमीशन का ऑप्शन था। इससे वो रिटायरमेंट तक आर्मी में सर्व कर सकते थे, उन्हें पेंशन जैसे बेनिफिट्स मिल सकते थे, यहाँ तक कि वो हाई रैंकिंग कर्नल एंड अदर कमांडिंग ऑफिसर्स का रैंक भी होल्ड कर सकते थे। पर यह सारा हक वुमेन ऑफिसर्स को दिया ही नहीं जाता था। जब वुमेन ऑफिसर्स ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और बोला कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो गवर्नमेंट का जवाब कुछ ऐसा था: वुमेन हैव मदरहुड एंड अदर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट मेक्स देम इनएलिजिबल। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सिर्फ वुमेन की है, फादरहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही नहीं है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि वुमेन आर फिजिकली वीकर देन मैन, इसलिए उनको ये हक नहीं दिया जा रहा है। मतलब जितना मुझे पता है, आर्मी में कुश्ती से ज़्यादा निशानेबाजी और समझदारी की बात है। फिर भी उन्होंने कहा तो हमने मान लिया। पर उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आर्मी में ना कुछ पिछड़े जगह से, यानी कि रूरल एरिया से लड़के एडमिट होते हैं जो शायद वुमेन कमांडिंग ऑफिसर से कमांड नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए हम वुमेन को ये राइट नहीं दे रहे। मतलब गवर्नमेंट का बस चलता तो वो ये तक कह देते हैं कि आर्मी में वुमेन साड़ी पहन के बॉर्डर में नहीं फाइट कर सकते ना, इसलिए हम उनको ये हक नहीं दे रहे। इसी इनजस्टिस के अगेंस्ट बबीता ने अपनी आवाज़ उठाई। बबीता एक एडवोकेट थी। उन्होंने एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये गवर्नमेंट की दलीलों की बहुत कड़ी निंदा की और कहा वुमेन स्टीरियोटाइप्स के चलते परमानेंट कमीशन वुमेन ऑफिसर्स को डिनाई करना हर उस वुमेन ऑफिसर की बेइज्जती है जिन्होंने अपने लाइफ के 25 साल से भी ज़्यादा आर्मी में सर्व किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्लियरली कहा दैट अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए आर्मी में भी। और इसी हिसाब से उन्होंने आर्मी एक्ट के कई डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को हटा दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी के साथ इंडियन आर्मी की पुरानी मर्दों वाली आइडेंटिटी बदल गई और एक नई मोर इंक्लूसिव युग की शुरुआत हुई। हमारा चौथा और आखिरी केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। हमने अभी तक वुमेन इन इक्वालिटी के एग्जाम्पल्स देखे समाज में, प्रोफेशन में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में, पर हम एक बात तो भूल ही गए, ये वुमेन इन इक्वालिटी तो घर घर से शुरू हुआ है। याद है लोग कहते थे बेटियां पराया धन होती है, उनका असली घर तो उनका ससुराल होता है। ये सिर्फ बोलने की बात ही नहीं थी, ये एक्चुअली में हमारे कानून में रिफ्लेक्ट भी होता था। लड़कियों को अपने ही पिता के जायदाद यानी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का हक नहीं था। ये हक सिर्फ घर के बेटों को, लड़कों को दिया जाता था। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 पास हुआ तब पहली बार बेटियों को भी बेटों की तरह अपने पिता के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल कोपार्सनरी राइट्स मिले। लेकिन फिर भी इस लॉ में एक बड़ा कन्फ्यूजन था। कई सारे कोर्ट्स ने इसको कुछ इस तरह इंटरप्रेट किया कि सिर्फ उन्हीं लड़कियों को ये हक मिलेगा जिनके पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा है। मतलब सोचिए कितनी अजीब बात है कि अगर किसी के पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा है तो उस बेटी के पास अपने पिता के जायदाद में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स है, लेकिन अगर उनके पिता 8 सितंबर 2005 में गुजर गए तो उस बेटी के पास वो हक है ही नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ विनीता शर्मा के साथ जब उनके खुद के भाई राकेश शर्मा ने उनको अपने पिता के प्रोप्राइटरी राइट्स में से कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया। विनीता शर्मा ने इसी बात को कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जब एक बेटे के पास बर्थ राइट होता है यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार होता है अपने पिता के प्रॉपर्टी पर, तो एक बेटी का वैसा हक क्यों नहीं है? एक बेटी को भी तो जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए। उसका हक अपने पिता के गुजरने या ना गुजरने पे क्यों डिपेंड हो रहा है? तो बस जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक ऐसी बात कही जो पूरे देश में गूंज उठी। उन्होंने कहा दैट अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ बट अ डॉटर इज़ अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। इसी के साथ
जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह क्लैरिफाई किया कि एक बेटी के पास भी एक बेटे जैसा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि बर्थ राइट है अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अमेंडमेंट आया ना 2005 का, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा, मतलब वो पास्ट की चीज़ों में भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि जब से आया है उसके बाद के सिचुएशंस में ही अप्लाई होगा। ठीक है, इस डिसीजन ने पैट्रियार्की के इकोनॉमिक बेस को ही हिला के रख दिया। अब बेटियां अपने ही जन्म के घर में लीगल आउटसाइडर्स नहीं थी, बल्कि उस घर की बराबरी की वारिस थी। सो व्यूअर्स, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्टली थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको ये केसेस इंटरेस्टिंग लगे, आपने इसमें से कुछ सीखा और आपको ये हिम्मत मिली कि अगर आपको लगता है आपका हक है, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, आपका अपना परिवार कुछ भी कहे, यहाँ तक कि कानून भी कुछ भी कहे, अपने हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे मत हटिए। हैप्पी वुमेन्स डे।